नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको पर्यावरण के बारे में बताएंगे, जिसका संबंध भूगोल विज्ञान में बायो और पर्यावरण से संबंधित है, जो कि छोटी बड़ी सभी परीक्षाओं में इससे लगभग बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत बड़ी संख्या में पूछे जाते हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी, पीसीएस, लोअर पीसीएस, सीटेट, टेट, आईएएस एक्सेट्रा। बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं। आप उनके क्वेश्चन पेपर्स जो सॉल्व वाले हैं उठा कर के देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन इससे आए हुए हैं। मैं ये जो वीडियो बनाई हूँ ये एनसीईआरटी से जुड़ा हुआ है और ये एग्ज़ाम और नॉलेज दोनों ही पर्पस से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो इसको पूरा देखिएगा, बीच में छोड़ के बिल्कुल नहीं जाइएगा। मेरी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो पर्यावरण के बारे में हम आपको बताते हैं। पर्यावरण के बारे में बताने से पहले आपको इसका शाब्दिक अर्थ बताते हैं। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर के बना है, परिधन आवरण। परि का अर्थ होता है चारों और आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ। जो हमें चारों तरफ से ढके हुए हो या घेरे हुए हो उसको पर्यावरण कहते हैं। इसको इंग्लिश में इन्विरोनमेंट कहते हैं। यो इन्विरोनर शब्द से बना हुआ है और यह फ्रेंच भाषा से लिया हुआ है, जिसका अर्थ होता है ढका हुआ। ये टेट परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किस भाषा का से लिया गया है, तो फ्रेंच भाषा से लिया गया है। और इसके आगे पढ़ते हैं कि हमारे चारों ओर स्थित वातावरण को ही प्राकृतिक पर्यावरण या पर्यावरण कहते हैं, या जो हमें चारों ओर से घेरे हुए वही पर्यावरण है। लेकिन यह जो मानव जनित पर्यावरण है, मानव जनित का मतलब जो मानव के द्वारा बनाया गया है, क्योंकि मानव ही जो यहाँ एक क्वेश्चन भी बनता है कि किस मानव को प्रकृति का शत्रु कहा जाता है। तो प्रारंभिक मानव को प्रकृति का मित्र कहा जाता था, लेकिन आधुनिक मानव, जिसको कि प्रौद्योगिक मानव भी कहा जाता है, इसको प्रकृति का शत्रु कहा जाता है, जो एक कृत्रिम पर्यावरण बना लेता है, जो प्रकृति को रौंद कर बना देता है या रौंद देता है। जैसा कि आप एक कोई उदाहरण देती हूँ, बिल्कुल करंट का है। जो अभी उत्तराखंड में जो अभी ग्लेशियर का जो पिघलना हुआ है, वो कहीं ना कहीं इसकी वजह यही है कि जो हमारे जो वायुमंडल का जो ताप है वो बढ़ रहा है। क्यों ताप बढ़ रहा है? क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सुख सुविधाओं के लिए पेड़ पौधों को काट रहे हैं, और जब हम किसी दूसरे को कष्ट देंगे तो वो भी हमें कष्ट देंगे। यहाँ पे ये वाला थॉट लागू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, उसको हम उसी के अकॉर्डिंग अगर एक्सेप्ट करते हैं तो पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। लेकिन जहाँ पे हम छेड़छाड़ करते हैं तो उसका डिसबैलेंस हो जाता है, तो जिससे क्या होता है, कहीं ना कहीं प्रकृति का दुष्प्रभाव हमें ही भुगतना पड़ता है। उसका एकदम ताज़ा उदाहरण है आपका उत्तराखंड का ग्लेशियर का पिघलना। जो ग्लेशियर है वो पिघला क्यों? क्योंकि उसका जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही जो वहाँ का ताप बढ़ रहा है, तापों के बढ़ने से क्या होता है, वो ग्लेशियर और बर्फ जो है तेजी से पिघल रहे हैं। तो जब पिघलेगा तो कहीं ना कहीं वो चाहे ऊपर से पिघल के जाए या फिर उसकी जो उसकी सतह होती है वहाँ से वो हो जाए। तो ये इसमें इस वाले जो ग्लेशियर जो उत्तराखंड में हुआ है, जो पिघला है, उसका जो बेस है वो बेस से ही वो हट जाता है, वो पिघल गया करके हट गया था। इसकी वजह से वो पूरी की तरह वो गिरता हुआ चला आया, तो उसका दुष्परिणाम हमें ही भुगतना पड़ा। तो कहीं ना कहीं मनुष्य जो है अपनी सुख सुविधाओं के लिए, अपनी ही चीज़ों को मतलब सुखी बनाने के लिए दूसरों को क्षति पहुंचा रहा है, वातावरण को क्षति पहुंचा रहा है। तो उसका कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव हमें देखने को मिला। इसका एक और मुख्य कारण है जो है वो पर्यावरणीय शिक्षा का अभाव। ये टॉपिक मैं इसीलिए आपके सामने लेकर के आई हूँ कि आप नॉलेज और एग्ज़ाम पर्पस से तो देखिए ही, लोगों को इससे जागरूक करिए। सिर्फ जागरूक नहीं करना है, प्रैक्टिकली भी करना है। प्रैक्टिकली आप सोचेंगे कैसे करेंगे? पेड़ पौधे लगाइए, सिंपल सी चीज़ें हैं। आप पेड़ पौधे लगाएंगे, वो पेड़ बड़े होंगे तो आप उनको देखिए कि आपके द्वारा लगाया हुआ पौधा किस तरीके से बढ़ रहा है। आपको बहुत खुशी मिलेगी। वो आपको और राहगीरों को, न जाने कितने लोगों को वो राहत देगा। और सभी लोग जब वातावरण में हरा भरापन रहेगा तो संतुलन व्यवस्थित रहेगा, तो ये जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं वो नहीं आएंगी, उसमें कंट्रोल हो जाएगा। जैसा कि
एक एग्जाम्पल और मैं देना चाहूँगी कि जो सहारा का मरुस्थल आज मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, एक समय ऐसा भी था कि वहाँ पर जो बहुत ही हरा भरा हुआ करता था सहारा मरुस्थल, लेकिन यही जो प्रकृति की छेड़छाड़ हुई, ये सब सारी चीज़ें हुई, उसी का नतीजा वो भी है कि वो सहारा एक हरे भरे जो जनजीवन था उससे सॉरी जनजीवन तो नहीं था, वो हरा भरा एरिया था, क्योंकि उसकी वजह से जो है मरुस्थल में वो तब्दील हो गया। तो इसका कहीं ना कहीं कारण जो है मनुष्य ही है। आगे बढ़ते हैं। वातावरण के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊंगी जो कि आपको जानने के लिए बहुत ही ज़रूरी है चीज़ें। पारिस्थितिकी तंत्र, ये पारिस्थितिकी जो तंत्र है, ये पर्यावरण में मौजूद जैविक और अजैविक घटकों के द्वारा ही निर्मित होता है, इसीलिए जो है इसको पारिस्थितिकी तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, जैसे पारिस्थिति, ध्यान से सुनिएगा, पारिस्थिति को सर्वप्रथम 1866 में रीटर नामक वैज्ञानिक ने परिभाषित किया था, और पारिस्थितिकी को 1869 ईस्वी में हैरकल नामक वैज्ञानिक ने सुव्यवस्थित विस्तार पूर्वक पारिस्थितिकी को परिभाषित किया। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, पारिस्थितिकी के स्थान पर पारिस्थैतिक तंत्र का सर्वप्रथम 1945 में टांसले नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था या उसका प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन, ये तीनों जो मैंने आपको अभी बताया है, ये तीनों क्वेश्चन आप टेट, सी टेट या लोअर पीसीएस या फिर आपके साइंस का जो बायो का जो एक जो सब्जेक्ट है बायो में, उसमें जो पर्यावरण का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए। मैं बार बार कह रही हूँ कि मेरे इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ बहुत ही मेहनत करके और आप लोगों के नॉलेज और एग्ज़ाम पर्पस दोनों से बनाती हूँ कि आपको दोनों में लाभ मिले। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। इसके पहले जो भी वीडियो मैंने आपको भेजी थी उसमें बहुत अच्छे कमेंट और बहुत सारे लाइक्स मिले थे, जिससे मुझे बहुत ही प्रेरणा मिलती है और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोगों तक जो मैंने ये वीडियो को बना करके जो आप तक भेजा है चीज़ें, उसको वो मेरी मेहनत सार्थक गई है। मुझे बहुत ही प्रेरणा मिलती है, बहुत ही ऊर्जा मिलती है और बहुत खुशी मिलती है। तो प्लीज़ अगर मैंने आपके लिए कुछ किया है तो प्लीज़ आप भी करो। आप मेरे लिए कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल आइकन को क्लिक नहीं करेंगे, तो मेरा जो नेक्स्ट वाला वीडियो जो नया बनेगा वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा, जिससे आप अनटच रह जाओगे, अछूते रह जाओगे। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत चला जाए और आप अपने नॉलेज और एग्ज़ाम दोनों ही पर्पज से लाभ ले सकें। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। वातावरण का तात्पर्य क्या होता है? संगठक से है, जिसमें जैविक, अजैविक और ऊर्जा संगठक सम्मिलित है। अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया है जिसमें मैं ये देखिए, ये एक स्थल को डिनोट किया है, जल मंडल को किया है, और ये ऊपर जो है वायुमंडल है, ये जीव जंतु हैं और ये पेड़ पौधे हैं। जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं, ध्यान रखिएगा, ये पूरे को मिला करके एक वातावरण का निर्माण होता है। और नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। जैविक घटक का मतलब क्या होता है? जैविक का मतलब जैव मतलब लाइव का मतलब सजीव, जिसमें सजीव किसमें कहते हैं? जिसमें जो ब्रीदिंग कर सके, जो सांस लेता हो, जिसमें सांस लेते श्वसन करने की, संश्लेषण करने की जो संश्लेषण नहीं, श्वसन और उत्सर्जन और पोषण या भोजन निर्माण, ये सब जो क्रियाएं लोग करते हैं उनको हम कहते हैं जैविक घटक। जैविक घटक में देखिए 2 चीज़ें आती हैं, पेड़ पौधे और जीव जंतु। पेड़ पौधे जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? फ्लोरा कहते हैं। ये कई जगहों पे पूछता है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है। और आप यहाँ पे इसको आप नोट भी करते चलिएगा कि फ्लोरा उसको कहते हैं और जीव जंतु क्या कहते हैं? वो फौना कहते हैं। और पेड़ पौधे कैसे होते हैं? वो उत्पादक होते हैं। और जीव जंतु कैसे होते हैं? उपभोक्ता होते हैं। मैं आगे आपको बताती हूँ कि उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक क्या होता है, मैं अभी आगे बताती हूँ आपको। और नेक्स्ट है, जैविक संगठक के अंतर्गत सजीव को शामिल किया जाता है, जिसमें पेड़ पौधे और जीव जंतु सभी आते हैं। और इनको जो है फ्लोरा और फौना दोनों ही कहते हैं। इन्हें ही जैविक घटक कहते हैं, जैसा कि मैं भी आपको बताई हूँ।
इनमें क्या होता है कि वे जीवन के सभी लक्षण जो होते हैं, जैसे श्वसन, उत्सर्जन, पोषण, भोजन, निर्माण, गति इत्यादि प्रमुख क्रियाएं होती जो जैविक घटक में आती हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि जैविक घटक है। और संरचना के आधार पे अगर हम देखेंगे तो ये 3 प्रकार का होता है: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। मैं आगे बताती हूँ आपको। फिलहाल आप पहले इसकी थोड़ी थोड़ी बारे में जान लीजिए कि इसको कहते किसे हैं। अब आता है अजैविक घटक। अजैविक घटक का तात्पर्य किस होता है? भौतिक संगठक से होता है जिसमें स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल को सम्मिलित किया जाता है। इसको एक डायग्राम के माध्यम से भी मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि देखिए ये स्थल मंडल है, जल मंडल है और वायुमंडल है। इसको जब ये तीनों मिलते हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, जब तीनों मिलते हैं तो उसमें एक भौतिक संगठक कहलाता है। और नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैविक घटक को संरचना और कार्य की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक किसे कहते हैं? पर्यावरण के वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं उन्हें उत्पादक कहते हैं, जैसे समस्त वनस्पतियां, कुछ रेडियो एक्टिव बैक्टीरिया और कुछ समस्त समजाति जंतु जैसे घेंघा। इनको क्या कहते हैं हम? ये हमारे उत्पादक में आ जाएंगे। और समस्त वनस्पतियां अपने भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा करते हैं। इस क्रिया को पूर्ण करने के लिए पौधों को अजैविक घटक यानी सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ती है, जल की, कार्बन डाइऑक्साइड, मृदा, ताप की आवश्यकता पड़ती है। मैंने इसको एक फिगर के माध्यम से भी दिखाने की कोशिश की है, जिसको आप देख सकते हैं कि देखिए मैंने यहाँ पे एक सन बनाया हुआ, सूर्य है, और ये आपकी जो ये पत्तियाँ हैं मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने ये आपका ये पत्ती हो गई, जिसे जो ये क्या कहती है, ये क्लोरोफिल के कारण ही इसका रंग जो होता है वो हरा होता है। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट कर लीजिएगा कि पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। और भोजन के निर्माण में ही ये जो है, अच्छा पेड़, मैंने कहा था कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनको किसको कहेंगे? इसको फ्लोएम बोलेंगे। जो पत्तियाँ होती हैं फ्लोएम का वो करती हैं, मतलब भोजन के निर्माण का कार्य करती हैं और ये भोजन को ऐसे ही ग्रहण करते हैं। और यहाँ पे मैंने सूर्य का बनाया हुआ है जिससे लाइट मिलती है। और नेक्स्ट बताते हैं आपको। और ये इसकी जड़ें हैं। जड़ों से इसको क्या मिलता है? इसको जल मिलता है और मृदा मिलती है, जिसको सोल भी बोलते हैं। और इसको ही जाइलम बोलते हैं। जाइलम यानी H2O। जड़ में ऊतक को क्या कहते हैं? जाइलम कहते हैं। H2O क्या है? वो आपका जल है। जल का तो आपको मालूम ही होगा कि वो रासायनिक नाम क्या होता है? H2O जिसको कहते हैं। और ये है आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कि कैसे यहाँ से ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है और फिर ये सूर्य के प्रकाश की स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और क्या कहते हैं टेम्परेचर और मॉइस्चर के उपस्थिति में ही कैसे ये भोजन का निर्माण करते हैं। और जो है कि यह उत्पादक का भी एक तरह से, उत्पादक जो होते हैं जो भोजन का निर्माण करते हैं, मैंने वो चीज़ दिखाई कि भोजन किस तरह से निर्माण करते हैं, तो उस विधि को मैंने आपको बता दिया। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो दिन में होती है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? लाइट रिएक्शन कहते हैं। जब यह रात्रि के समय होता है तो इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं, जब दिन में होता है तो इसको लाइट रिएक्शन कहते हैं। और उस स्थिति में ऑक्सीजन जो होता है ये ऑक्सीजन उत्सर्जित ना होकर के अवशोषित होने लगता है। मतलब एक बात आप लोग सुने होंगे, लोग कहते हैं रात्रि में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। उसका रीज़न यही होता है कि जब सूर्य का प्रकाश होता है तो दिन होता है, तो दिन में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो वो क्या होता है, उसमें प्रकाश संश्लेषण जब क्रिया होगी तो ऑक्सीजन का वो क्या करते हैं, वो डिस्चार्ज करते हैं। लेकिन जब वही रात्रि होती है तो वो क्या होता है कि वो रात्रि में ऑक्सीजन का उत्सर्जन न करके वो अवशोषण करने लगते हैं और क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड निकालने लगते हैं। जैसे आम मनुष्यों की तरह हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो वैसे ही वो लोग भी क्या करते हैं? रात्रि के समय जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी ऑक्सीजन लेने लगते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ के नीचे रात्रि में नहीं सोना चाहिए। ठंडियों में यह समय जो होता है वो परिवर्तित हो जाता है। ये 12-12 घंटे का होता है, जिसको सुपीरियर टाइम होता है यह।
और बरसात में ये समय बढ़ जाता है। और इसी की वजह से जो होता है भोजन के जो निर्माण की जो वो प्रक्रिया होती है वो उसमें ज़्यादा हो जाती है उस समय। इसीलिए बरसात में जो पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हरे भरे दिखाई देने लगते हैं। दोस्तों कमेंट करिए और लाइक करिए, और इससे मुझे अप्रिसिएशंस मिलेगा थोड़ा सा, तो मुझे भी एनर्जी मिलेगी, मैं भी आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर आऊँगी। उत्पादक जो होते हैं वो भौतिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्षमता रखते हैं। उत्पादकों के द्वारा ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल का निर्माण होता है। देखिए कितना चीज़ें हम लोगों को प्रकृति देती है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। वो तो खुद ही इतना कुछ दे रही है, तो हमें भी तो उसके लिए कुछ करना चाहिए। और नेक्स्ट आता है आपका उपभोक्ता। पर्यावरण के वे जीव जो अपने भोजन हेतु दूसरों पर निर्भर रहते हैं उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। और यहाँ से देखिए टेट में भी क्वेश्चन आते हैं, और हर पर्यावरण से संबंधित जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं उस सब में क्वेश्चन बनते हैं। आहार श्रृंखला के आधार पर उपभोक्ताओं को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता जिसको कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता जिसको सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं, तृतीयक उपभोक्ता टर्सरी कंज्यूमर कहते हैं। अब प्राथमिक उपभोक्ता क्या है वो भी जान लीजिए आप लोग, और उसको लिखते भी जाइए। वे उपभोक्ता जो अपने भोजन का प्रत्यक्ष रूप से वनस्पतियों के ऊपर निर्भर रहते हैं उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, या शाकाहारी जीव भी कहते हैं। इसको हर्बीवोरस भी कहते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश टर्म भी जानिएगा। जैसे कि आपका चूहा है, गाय, घोड़ा, बैल, बकरी, गधा, भेड़, डॉल्फिन इत्यादि। और आपका नेक्स्ट आता है द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता पर्यावरण के वे जीव जो अपने भोजन के हेतु उत्पादन एवं प्राथमिक उपभोक्ता दोनों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें द्वितीयक उपभोक्ता या सर्वाहारी कहते हैं। सर्वाहारी को और क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस बोलते हैं। जैसे चींटी, कौवा, छिपकली, ये आपका द्वितीयक में आते हैं। ये टेट में बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो प्लीज़ इसको भी आप दिमाग में रखो। जो लोग टेट का एग्ज़ाम देते हो या देना हो तो वो लोग इसको याद करके रखे रहें, और बाकी लोग भी जानते रहें। और उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा, मनुष्य। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, ये देखिए ये क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है। एक सेकंड, ये बनता है कि ये जो मनुष्य है ये किस श्रेणी में आता है, तो आपको बताना कि द्वितीयक उपभोक्ता में आएगा। और नेक्स्ट है तृतीयक उपभोक्ता। पर्यावरण के वे जीव जो अपने भोजन हेतु प्राथमिक या द्वितीयक दोनों उपभोक्ताओं पर निर्भर रहते हैं उन्हें तृतीयक उपभोक्ता या मांसाहारी या सर्वोच्च मांसाहारी जिसको कार्निवोरस भी कहते हैं, जैसे शेर, बाघ, चीता, सांप, गिद्ध, शार्क, चील इत्यादि। अब नेक्स्ट आता है आपका अपघटक। अपघटक, इससे क्वेश्चन बहुत बनता है। पर्यावरण के जितने भी पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते होंगे जिसमें भी पर्यावरण सब्जेक्ट पूछा जाता होगा उसमें श्योर ये क्वेश्चन पूछता है कि पर्यावरण के वे जीव जो अपने भोजन के लिए मृत जीवों पर या जीवों के मरने के बाद सक्रिय होते हैं उन्हें मृतोपजीवी कहते हैं या अपघटक कहते हैं। मृतोपजीवी यानी मरने के बाद उसके ऊपर जीवित रहते हैं यानी सक्रिय रहते हैं, तो मृतोपजीवी या अपघटक। अपघटक मतलब डीकम्पोजर, जो जीवाणु का क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो अपघटक। जैसे जीवाणु और कवक। जीवाणु पूछता है कि जीवाणु या कवक को दे देगा एग्जाम्पल में कि कवक क्या है, तो आपको बोलना वहाँ पे कवक एक अपघटक है। जीवाणु क्या है, तो वो भी एक अपघटक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखिए, बीच में छोड़ के बिल्कुल नहीं जाइएगा। और आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर के आई हूँ जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। भोजन की प्रक्रिया के आधार पर जीवों का विभाजन कितने प्रकार से होता है, ये तो 4-5 तरहों से होता है, जैसे स्वपोषी, परपोषी, परजीवी, मृतोपजीवी, प्राणी सबोजी। तो स्वपोषी का मतलब उत्पादन, परपोषी का मतलब उपभोक्ता, और परजीवी का मतलब अभी बताती हूँ मैं, और मृतोपजीवी का मतलब होता है अपघटक। परजीवी का मतलब क्या होता है, ऐसे जीव जो अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। जैसे जोंक, जूं, मक्खी, मच्छर, केचुआ, कवक और खटमल। खटमल हुआ, जूं हुआ, ये क्या, और जोंक, ये सब क्या होते हैं, कहीं ना कहीं किसी प्राणी के ऊपर ही पाए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उससे ब्लड खींचते रहते हैं और ईचिंग पैदा करेंगे, खुजली होगी उससे, और कहीं ना कहीं वो स्किन से रिलेटेड बीमारियां उत्पन्न कर देते हैं। तो नेक्स्ट आपका आता है अजैविक घटक। अजैविक घटक क्या किसे कहते हैं, तो अजैविक घटक वे होते हैं
पर्यावरण के वे घटक जो पर्यावरण में जीवों को जीवन देने में सहायक होते हैं उन्हें अजैविक घटक कहते हैं, परंतु इनमें स्वयं जीवन अनुपस्थित होता है, जैसे सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, पहाड़, वायु, तापमान, दिशाएं का महत्वपूर्ण रोल होता है। सूर्य का प्रकाश कितना खूबसूरत सा एग्जाम्पल है। सूर्य का प्रकाश, सूर्य क्या करता है, वो खुद तो जलता है, लोगों को प्रकाश देता है। उसी तरीके से अजैविक घटकों की बात की गई है कि अजैविक घटक क्या होते हैं, जो स्वयं जीवन अनुपस्थित होता है, जिनमें स्वयं जीवन अनुपस्थित होता है, उनमें कोई जीवन नहीं होता है, लेकिन दूसरों को क्या करते हैं, वो एक तरह से जीवन भी देते हैं। तो पर्यावरण के वे घटक जो पर्यावरण में जीवों को जीवन देने में सहायक होते हैं उन्हें अजैविक घटक कहते हैं। तो इसको हमेशा याद रखिएगा। सूर्य का प्रकाश, पहाड़, वायु, तापमान, दिशाएं, एक तरह से देखिए तो ये वातावरण के ही वो जो पार्ट हैं जो हमें क्या करते हैं, कुछ न कुछ दे रहे हैं। तो हम प्रकृति को कुछ दे तो नहीं रहे हैं, लेकिन और क्या करते उल्टा, हम लोग उसको रौंद रहे हैं, काट रहे हैं, उसको एकदम दुष्प्रभावित कर दे रहे हैं उसको। अजैविक घटक को भी दो वर्गों में बांटा जा सकता है, जैसे कि भौतिक घटक और रासायनिक घटक। भौतिक घटक किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत सूर्य का प्रकाश, मृदा, वायु, जल, तापमान आदि को शामिल किया जाता है, जिसके योगदान से उत्पादक अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर पाते हैं। और नेक्स्ट आता है आपका रासायनिक घटक। अब रासायनिक घटक किसे कहते हैं, रासायनिक घटक जो होते हैं वो उत्पादकों द्वारा निर्मित की गई ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। यह भी दो प्रकार का होता है, ये कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। दोस्तों कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा और भी वीडियो बनेगा तो वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो प्लीज़ हर वीडियो को देखने के लिए और मेरी हर नॉलेज, मेरी जितनी भी नॉलेज है एक यूट्यूब के माध्यम से ही मैं आपको दे रही हूँ, तो उसको ग्रहण करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करिए और जो भी आपको क्वेश्चन आते हैं मन में वो सारे क्वेश्चन पूछिए, या आपके पास कोई नॉलेज हो, नॉलेज से चीज़ें रिलेटेड हो तो वो मुझे भी दीजिए, क्योंकि ज्ञान को रखा नहीं जाता है, ज्ञान को बांटा जाता है। तो ज्ञान को बांटिए और खुद भी अपने भी जो नॉलेज से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हो वो प्लीज़ मुझे भी दीजिए। जितना चीज़ें मुझे पता होती हैं और मैं टॉपिक वाइज पढ़ाती हूँ, तो उस टॉपिक से भी रिलेटेड जितनी भी प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी चीज़ें आती हैं मुझे या मैं जानती हूँ, तो मैं आप तक वो देती हूँ। तो प्लीज़ आप भी कमेंट करिए और लाइक करिए। इतनी मेहनत करके लाई हूँ तो लाइक तो बनता है ना, बिना लाइक करके नहीं जाइएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। अब कार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है उसे कार्बनिक पदार्थ कहते हैं, और वे पदार्थ जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती उसको अकार्बनिक पदार्थ। लेकिन इतने ही से काम नहीं चलेगा, आपको याद भी रखना है कि कार्बनिक पदार्थ होते कौन कौन से हैं। जैसे प्रोटीन हुआ, वसा, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, फ्रक्टोज, ये सब जो होते हैं वो कार्बनिक पदार्थ आते हैं। जैसे आप विटामिन वाले जब टॉपिक पढ़ेंगे, मैं वो भी आपके लिए लेकर आऊँगी। जब विटामिन्स का जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि कौन से कार्बनिक पदार्थ हैं, कौन से अकार्बनिक, कौन से ऐसे हैं जो घुलनशील हैं और कौन से अघुलनशील हैं। ये सब चीज़ें आप भी पढ़े होंगे, लेकिन सब मिस हो गया होगा या फिर नहीं भी हुआ होगा। तो यहाँ पे आपका फिर से आपका रिवाइज हो जा रहा है सारी चीज़ें। तो अकार्बनिक पदार्थ में क्या होता है, अकार्बनिक पदार्थ के उदाहरण हैं जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, हाइड्रोजन इत्यादि। तो ये मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी व्यूवर्स का थैंक यू सो मच। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों तक नॉलेज को पहुंचाइए, सबको ज्ञान दीजिए, खुद तक ही सीमित ना रखिए। और जो कुछ भी मैं आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत मेहनत करके लाती हूँ, तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट करिए। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।